हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेरोल वर्क में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के जरिए ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म नंबर 15G क्या होता है और इसे क्यों फिल किया जाता है। और इसे फिल नहीं करेंगे तो क्या हमें नुकसान हो सकता है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ज्ञान भरी और नॉलेज भरी बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्म नंबर 15G के बारे में। फॉर्म नंबर 15G हम उस कंडीशन में भरते हैं जब हमारा बैंक से इंटरेस्ट या एफडी से इंटरेस्ट आ रहा होता है या किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंटरेस्ट आ रहा होता है या फिर हम जब पीएफ का क्लेम कर रहे होते हैं तब हमें इंटरेस्ट पे टैक्स ना लगे, इसके लिए हमें फॉर्म 15G अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम फॉर्म 15G अप्लाई नहीं करते हैं पीएफ विड्रॉल के समय या जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है तो उस समय उस कंडीशन में हमारा टैक्स कट जाएगा, इसीलिए हम फॉर्म 15G अप्लाई करते हैं। आज मैं आपको फॉर्म 15G बताने वाला हूं कि पीएफ विड्रॉल के टाइम कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्या आ रही हैं। लोगों को अपना पीएफ निकालना है पर बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि फॉर्म 15G कैसे फिल किया जाता है। और मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के जरिए बहुत ही आसान शब्दों में बता दूंगा कि फॉर्म 15G कैसे फिल करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने डाटा पहले ही फिल कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगा प्रोसेस एक एक करके। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है नेम ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब जो डिक्लेयर कर रहा है उसका नाम क्या है जो अप्लाई कर रहा है। तो आप जिसका भी नाम है आप वहाँ पे नाम लिख दीजिए। फिर सेकंड नंबर पे है पैन ऑफ द एसएससी, जो बंदा डिक्लेयर कर रहा है उसका पैन नंबर डाल दीजिए। थर्ड पे स्टेटस क्या है, आप हमेशा स्टेटस इंडिविजुअली डाल दीजिए। अब यहाँ पे इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं पर जो ये अप्लाई करते हैं बेसिकली लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन 19(7)A लिखा हुआ, नीचे साफ लिखा है कंपनी और फर्म के लिए ये नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली के ही बता रहा हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे स्टेटस में इंडिविजुअल ही डालें। अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ प्रीवियस ईयर। अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 2019-20, ये 19 और 20। अगर आप 31 मार्च के बाद फॉर्म भरते हैं तो आपको लिखना होगा 2020 और 21, जो कि मैं ऑलरेडी ही लिख चुका हूँ। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं रेसिडेंटल स्टेटस। यहाँ पे हमेशा आप रेसिडेंट लिखिए। 6 नंबर पे आपको अपना हाउस का कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो भी हो। 7th आता है नेम ऑफ प्रेमिसेस, मतलब इसका होता है कि हम बिल्डिंग या किसी फ्लैट में रहते हैं तो हमें उस जगह का नाम लिखना होता है। 8th पॉइंट पे आता है स्ट्रीट नंबर, जो भी आप स्ट्रीट है आपका वो डाल दीजिए। 9th पे आता है एरिया लोकेलिटी, मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो डाल दीजिए। फिर 10 नंबर पे आता है टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी टाउन या डिस्ट्रिक्ट में आते हो वो डाल दीजिए। 11 पे आता है स्टेट, तो स्टेट तो डाल दीजिए। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली में डाल रहा हूँ, दिल्ली लिख रहा हूँ। फिर 12 पॉइंट पे आता है पिन नंबर, तो मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मेरा पिन ये है 110059। अब अगर आपका जो भी पिन होगा आप पिन डाल दीजिए। अब 13 पे आता है ईमेल नंबर, तो ईमेल नंबर डालिए। अब 14 पे है मोबाइल नंबर, ये भी डाल सकते हैं। 15 पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेदर द एसएससी टैक्स अंडर द इनकम टैक्स 1961। सेकेंड पॉइंट है इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस, मतलब अगर आपने इससे पहले कभी टैक्स भरा या इनकम टैक्स दिया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने इससे पहले इनकम टैक्स नहीं दिया है तो नो करना है। अगर आपने इनकम टैक्स दिया है तो उस ईयर का नाम डालना है। अगर मैं किसी ने दिया होगा 18-19 में तो उसको 18-19 लिख देना है ऐसे। तो यहाँ पे बेसिकली नो रहेगा हमारे पीएफ विड्रॉल के केस में। अब बात करते हैं 16 पॉइंट की, एस्टिमेट इनकम फ्रॉम विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। इस और एक 17 पॉइंट, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम
16 टू बी इंक्लूडेड। मतलब अगर मैं पीएफ के लिए भर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नील कर देना है, क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, मैं अपना पीएफ विड्रॉल कर रहा हूँ। अगर मैं उसके एफडी के लिए कर रहा हूँ या रैकरिंग डिपॉजिट के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे मेरा इंटरेस्ट है 60,000 और यहाँ पे आपको होल इनकम लिखनी पड़ेगी। तो आपको आप यहाँ पे होल इनकम कुछ भी लिख सकते हैं जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कट रहा हो। मैं 1 लाख लिख देता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा और यहाँ पे होल अमाउंट आएगा एफडी या किसी भी चीज़ का, इंश्योरेंस का कर रहे हैं आप या रैकरिंग डिपॉजिट का, उस कंडीशन में। और वैसे अभी पीएफ के लिए यहाँ पे नीली आता है। अब बात करते हैं 18, डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर दैन इज फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। अगर आपने फॉर्म 15G इससे पहले कभी भरा है प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग में, तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ टोटल फॉर्म 15G फिल्ड और टोटल इनकम क्या थी उस समय आपकी, जो आपने फॉर्म 15G में फिल की। तो पीएफ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली यहाँ पे नील कर दूंगा और यहाँ पे भी नील कर दूंगा। अब बात करते हैं 19 पॉइंट की, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। मतलब ये डिक्लेरेशन, अगर आप यहाँ पे सेविंग अगर एफडी का कर रहे होते तो अकाउंट नंबर आता और यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता और यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाता। यहाँ पे हो जाता 194A। किसी भी इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते तो आपको सेक्शन ए डालना पड़ता और यहाँ पे अमाउंट आप डाल सकते हो कुछ भी, जो भी आपका अमाउंट था टोटल। तो मैं पीएफ के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना यूएन नंबर, पीएफ विड्रॉल, नेचर ऑफ इनकम और सेक्शन 190A के अंदर आता है और अमाउंट जो है मेरा टोटल ये है। देखिए गाइस, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिक्लेरेशन पॉइंट की। तो ए पार्ट में और यहाँ पे बस सिग्नेचर कर दीजिए। अब आते हैं बी पार्ट की, जहाँ डिक्लेरेशन हमें वेरिफिकेशन देनी होती है। मतलब कि जो मैंने ऊपर डिटेल भरी है वो सारी मेरे द्वारा दी गई सारी डिटेल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे डिक्लेयर देना होता है IB मतलब क्रीज में भी जो भी आपका नाम है और ये सेक्शन दिया होता है। दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपको 15H फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो आपको फॉर्म 15G अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात नोटेड करने वाली है, आप नोट करके याद कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर। अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले भर रहे होते तो यहाँ पे आता 2020, 31 मार्च 2020 आता। मैं 31 मार्च 2020 के बाद भर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे 31 मार्च 2021 आया है। और 11 SSC ईयर बिल बी नील IB डिक्लेयर द, मतलब उसके बाद फिर सेकंड आता है 18 प्रीवियस ईयर एंडिंग। जो हमारा प्रीवियस एंडिंग है होता है आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा, इसीलिए यहाँ पे 2020 और 21 है। फिर रिलेवेंट SSC असेसमेंट ईयर ये सेम होता है जो हम ऊपर डालते हैं, तो ये दोनों सेम होता है और सेकंड ही ये दोनों सेम होता है। तो गाइस अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको प्लेस डाल देना है जिस प्लेस पे है और आपको डेट डाल देनी है। जैसे कि मैं अब 28 अगस्त को बता रहा हूँ तो मैं 28 अगस्त डालने वाला हूँ और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेशन। अब आप देखते हैं नीचे, मैं बताता हूँ आपको, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे भी फॉर्म है हमारे। पर ये नीचे जो पार्ट बी वाला पार्ट सेकंड है ये आपको नहीं फिल करना होता है पीएफ के केस में, बस ये आपको खाली छोड़ देना है और ऐसे ही आपको अपलोड कर देना है। गाइस एक बात और नोटिस कर ले, मतलब याद कर लें, अगर आप कभी भी पीएफ का क्लेम कर रहे हैं या पेंशन का, तो प्लीज़ फॉर्म 15G के साथ पैन कार्ड अपलोड करना ना भूलें, नहीं तो आपका टैक्स कट सकता है फ्लैट 10% विदाउट पैन के अपलोड के टाइम। फॉर्म 15G तो आप देख लेंगे वीडियो, इसके मैंने अपने चैनल पे पीएफ से रिलेटेड पीएफ क्लेम कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, KYC कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं, वो सारी वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। गाइस अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।